अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है सबके? कैसी तबीयत? आज का टॉपिक जो है आपने इंट्रो में देख ही लिया होगा कि आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। एक नहीं बल्कि दोनों खुशखबरियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आपने मेरा पहला वीडियो वॉच किया, उसके रिलेटेड आप लोगों ने काफ़ी सवालात भी किए। कोशिश करूंगा कि उनके जवाबात आपको दे सकूं। काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि वहाँ पे जो है अ, आपको क्या चार्जेस मिलते हैं या क्या तरीक़ेकार होता है। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत बात की चीज़ें हैं। पहली चीज़ें, आपका इनिशियल जो स्टेज है इस वक़्त, वो आप लोगों ने फॉर्म में अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के अंदर भी लोगों के कुछ क्यूरीज़ थी। वो ये थी कि एनओसी कौन देगा, कैसे देगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। एनओसी आपको आपके मुतल्लिका डिपार्टमेंट का हेड देगा। कोशिश करें, भले आप अगर कोई जिस तरह एक डिपार्टमेंट का सरबराह किसी का सेक्रेटरी है, किसी का बड़े लेवल का है, तो अगर कोई निचले लेवल से आप ले सकते हो तो वो ले ले, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये एनओसी आपकी इतनी वो मायनेफुल नहीं है। ये सिर्फ इस फॉर्म का सपोर्ट एक सही है। आगे आपको जब आप रिटन क्लियर करेंगे, रिटन क्लियर करने के बाद अगला मरहला आपका रनिंग का आएगा। रनिंग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद उनको सम अप करके जो मेरिट लिस्ट बनेगी, अब मेरिट पे जो हाई होगा ऑफ कोर्स उसको चांस मिलेगा। तो उनकी बाकायदा मिनिस्ट्री यानी अपनी मोरा जो है वो एक लिस्ट शाया करेगी, एक लेटर शाया करेगी मुत्तलका डिपार्टमेंट को, क्योंकि अभी आपने जो फॉर्म भरा होगा उसके अंदर आपने डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट का एड्रेस तक दिया होगा। तो वो आपके मुत्तलका डिपार्टमेंट को ये लिखेंगे कि जी ये बंदे आप लोगों के हमने सिलेक्ट किए, इनको एनओसी और इनको रिलीव करें, एनओसी दें और इनको रिलीव करें। फिर वो मुत्तलका डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो आपको खुद ही एनओसी और अपना रिलीव कर देगा। मगर हाँ, उसमें एक चीज़ की ध्यान रखना कि आपका ड्यूरिंग द सर्विस उस पीरियड के अंदर कोई शोकास या किसी तरह का कोई इंक्वायरी वगैरह जो है ना वो पेंडिंग ना हो। अगर ऐसी चीजें होती है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपको रिलीव नहीं करता, ना ही आपको कोई एनओसी देता है। उस सूरत के अंदर जब तक आपकी एनओसी नहीं आती या रिलीव नहीं होता, आप भले इस्लामाबाद पहुंच भी जाए लेटर को देखते हुए, मगर आपको वो इंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे डॉक्यूमेंट्स सारे स्क्रूटनी होंगे। स्क्रूटनी के अंदर आपकी एनओसी नहीं होगी तो वो आपको इंटरटेन नहीं करेंगे। आपको वापस अपने बैक टू पवेलियन यानी अपने बैक डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि जो जो ये अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनकी कुछ इस तरह की क्यूरीज हैं कि यानी उनके खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई चल रही है या उनके खिलाफ कोई शोकाज पेंडिंग है या कोई इंक्वायरी है, तो उसको निपटा लें इससे पहले पहले। सही है, इन मरलों में चलते चलते इन चीजों को भी साथ साथ निपटा ले तो आपके लिए ये फेवरेबल होगा। अब सेकंड चीज आ जाती है कि वहां पे क्या मिलते हैं। तो जी, जो हम फील्ड स्टाफ में यहाँ से जाते हैं, फील्ड स्टाफ के लिए 131 रियाल पर डे होते हैं। मगर वहाँ पे खाना और रिहाइश के पैसे आपसे काटे जाएंगे, तो आपको यानी काट के कोई 105 या 106 रियाल पर डे का हिसाब मिलता है। और सेकंड चीज ये होती है कि ये आपको कोई वहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता कि आप वहाँ परेशान हो। आपका सिर्फ यहाँ से जो इस्लामाबाद जाने आने का खर्चा, वहाँ रिहाइश खाना पीना खर्चा होता है, ये आपका अपना होता है। इस पे आपको कोई डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं देता। जो आप उसके बाद हाजी कैंप जाते हो सिलेक्शन होने के बाद, यानी ट्रेनिंग शेनिंग करने के बाद, सब क्लियर करने के बाद जब आप हाजी कैंप जाते हो, वहाँ टीके लगते हैं। जिस तरह हाजियों को लगेंगे इसी तरह आपको भी टीके लगेंगे। और बाकी वीज़ा हो गई, टिकट हो गई, ये सारे अखराजात जो है वो बोरा बर्दाश्त करती है। आपके ऊपर एक पेनी का भी खर्चा नहीं आता है इसके ऊपर। तो इस मामले में आप के ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। और वहाँ जैसे लैंड करते हो तो वहाँ पे जो है वो मिनिस्ट्री की तरफ से आपको जो है ना वो कुछ अमाउंट दी जाती है आपके खर्चे के लिए, जो आपके जो आपका होता है ना डेली पे जो पेमेंट होती है, उससे बाद में वो डिडक्ट की जाती है। हर 15 रोज या 20 रोज के बाद बाकायदा वो हिसाब होता है। यानी आपकी जैसे 15 रोज हो गए तो वहाँ पे एमसीओ होगा, वहाँ एमसीओ में चले जाएंगे, जी मुझे 15 दिन हो गए और मेरा हिसाब करें, तो वो आपको हिसाब करके आप देंगे देंगे कि यानी आपने पहले इतने लिए, बकाया आपके इतने बनते ही आप ले लें। उसी वक्त आपको हैंड टू हैंड पेमेंट मिल जाती है। इसमें कोई वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं होता। मेन मरहला मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से इन प्रोसेस से निकलना है, इन प्रोसेस से चलना है। दूसरा, आपको खुशखबरी जो देनी थी, वो खुशखबरी ये है कि अब पहले इन्होंने जो एड शाया किया था वो था 11 से लेके 16 तक के लिए फील्ड स्टाफ, और 17 से लेके एंड अबव तक के लिए था
अपना सुपरवाइजरी स्टाफ। मगर बाद में इन्होंने बाकायदा एक कोरिजेंडम निकाला है जिसको एनटीएस की वेबसाइट के ऊपर भी शाया किया गया है। उस कोरिजेंडम के अकॉर्डिंग आप फील्ड स्टाफ के अंदर ग्रेड के अंदर थोड़ी तब्दीली की गई है कि 7 ग्रेड से लेके ग्रेड 16 तक, 7 ग्रेड से लेके ग्रेड 16 वाले मुलाजिमीन जो है वो सारे उनके लिए खुशखबरी है। स्पेशली मैं कहूँगा कि 7 से लेके 10 तक जो है उनके लिए खुशखबरी है कि उनको भी अब इसके अंदर एंटरटेन किया जाएगा, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, वो भी ये सारी पेचीदगियाँ और फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकते हैं और अपना जो है ना वो इनपुट दे सकते हैं, अपनी टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, उसके बाद फिजिकल में अपेयर हो सकते हैं। तो जिन जिन ने अभी तक अप्लाई नहीं किया और जो जो अभी ये बारे में सोच रहे हैं, तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब बाकायदा ये कंफर्म है। उसका मैं आपको कोरिजेंडम जो है स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि ये आ रहा है आपके सामने कोरिजेंडम। ये बाकायदा मोरा की तरफ से निकाला गया है, अखबार में भी शाया हुआ है और एनटीएस की वेबसाइट पे भी ये मौजूद है। तो इससे ज़्यादा इसकी कंफर्मेशन और कोई हो नहीं सकती। ये कंफर्म है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नंबर 2, जो हज मिशन पे जाना, वो जो मेडिकल मिशन पे जाना चाहते हैं डॉक्टर या जो भी स्टाफ है, तो उसके लिए भी एडवर्टाइजिंग आ चुकी है एनटीएस के थ्रू, और वो भी अब अपना जो भी है उनका फॉर्मेलिटीज जो उसके अंदर दी गई है वो पूरी करते हुए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोनों में हमें यानी जो फील्ड स्टाफ या ये जो वेलफेयर मिशन होता है हमारा, या इसको और मेडिकल मिशन में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है क्राइटेरिया के अंदर कि हम लोगों का जो पेपर होगा, फील्ड स्टाफ का हो गया, सुपरवाइजरी का हो गया, तो ये जो पेपर होता है ये होता है 80 मार्क्स का। रिटन पेपर होगा 80 मार्क्स का, 20 मार्क्स की आपकी फिजिकल होती है। और मेडिकल मिशन वालों को ये बेनिफिट है कि उनकी कोई फिजिकल नहीं होती, उनका जस्ट पेपर होता है, वही 100 मार्क्स का होता है। उसको आपने वो करना होता है क्लियर, उसके बाद आपका दूसरा कोई पेपर या कोई ऐसी चीज नहीं होती। दूसरा आपको डायरेक्ट इस्लामाबाद में बुला के आपका वीजा प्रोसेस और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करके आपको रिटर्न बैक किया जाता है। तो इसके हवाले से और कोई सवाल हो और कोई चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स के अंदर पूछें। हाँ, ये है कि कुछ लोग मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस करते हैं, इससे बेहतर है कि वो मुझे इसी कमेंट्स के अंदर करते रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी जो जो भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो की तरह जरिए आपको पहुंचाएंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ थोड़ी मैं क्लासेस भी लगाने वाला हूँ पेपर के लिए। तो वो क्लासेस कोशिश करूंगा इसी अपने चैनल के ऊपर वो लाइव चलाऊं या उसकी रिकॉर्डिंग चलाऊं। उसके अंदर मैं और दो चार और हमारे दोस्त हैं जो कोशिश करेंगे जो सिलेबस दिया जाएगा एनटीएस के थ्रू, उस सिलेबस के ऊपर हम कुछ ना कुछ कवर करें जो हमारी हम एफर्ट कर सके। तो अगर आप लोगों की तरफ से अच्छी मुझे रेस्पॉन्स मिलता है, अच्छा मुझे वो मिलता है, तो मैं ये पूरी कोशिश करूंगा कि टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बजरिया वीडियो बजरिया इस चैनल आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप लोग भी हमारे साथ जुड़े और आसानी से ये कर सके। और कोशिश करूंगा कि आप लोग व्हाट्सएप नंबर दें ताकि ग्रुप भी बना दूं, उसके अंदर भी अपना इनपुट देते रहें। तो अगर आप इस चीज़ पे सीरियस हैं तो काइंडली हमारी एफर्ट को देखें और हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह हम मिलके इस पेपर को भी सक्सेस करें और फिजिकल टेस्ट को भी क्लियर करें। अल्लाह हाफिज़।